हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IAS अकेडमी। आज का डेट है 15 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो @CACP_Assam। इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, देयर इज़ अ फास्ट ट्रैक कोर्स APSC प्रीलिम्स पॉसिबल, जहाँ पर आपको कैप्सूल क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, स्मार्ट बुक दैट इज़ आवर स्टडी मटेरियल्स, प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स, लाइव आपको MCQs डिस्कशंस जो कि हमारे ऐप में होगा, उसके साथ आपको करंट अफेयर्स मैगजीन, करंट अफेयर्स स्पेशल क्लासेस और प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी मिलेंगी एट जस्ट ₹6,499। और अगर आपको फाउंडेशन बैच में इंटरेस्ट है तो देयर इज़ अ पराक्रम बैच where classes will be conducted both offline and online, जहाँ पर we are the set of faculties who will teach you. So let's start with our topics. That is, the first one is vehicle scrapping policy. Next, SC subcategorization, RTI Act unnecessary change and expedition at Dwarka. ठीक है, तो जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है ये एक रिसेंट जस्ट न्यूज़ आया है आज रिगार्डिंग दिल्ली में कुछ चेंज हुआ है, बट वी विल सी अबाउट व्हाट इज़ दिस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। फिर शेड्यूल का सब कैटेगराइजेशन में जो डिसीजन दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन RTI एक्ट जो हमने प्रीवियस ईयर में भी डिस्कस किया था, उसके साथ आज एक आर्टिकल आया है अननेसेसरी चेंज है, वो फिर से हम एक बार एक ग्लिम्स देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द एक्सपीडिशन एट द्वारका। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ऑलराइट, तो ये आपका आएगा GS3 में अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ पॉप्ड रिगार्डिंग व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इन दिल्ली। तो ये दिल्ली ओरिएंटेड है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी हम क्या है वो देखेंगे। ऑलराइट, सो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अर्बन प्लानिंग, इम्पैक्ट ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड जॉब क्रिएशन। ओके, सो ये GS3 का एक प्रॉपर कोर टॉपिक है जो इकोनॉमिक एज वेल एज द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी ये कवर कर रहा है। सो व्हीकल स्क्रैपिंग का मतलब क्या होना, जब्त कर लेना, स्क्रैप कर लेना। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज द वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वॉज फॉर्मली अनाउंस्ड एट 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जहाँ पर क्या एक टाइम लिमिट के बाद व्हीकल को स्क्रैप करना होगा। वॉलेंटरली स्क्रैप मतलब बंद करना होगा कि वो नहीं चला पाएंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है कि अगर ये पुराना 15-16 साल, किसी जगह आपको 15, किसी जगह आपको 20 साल, 16 नहीं 15 से 20 साल पुराना गाड़ी आप चला नहीं पाओगे। ऑलराइट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, क्योंकि जितना ज़्यादा एक गाड़ी पुराना होता है तो वो ज़्यादा पॉल्यूट करे, उसका कंबशन कैपेसिटी वो ख़राब होता जाता है, तो इट लीड टू मोर एंड मोर पोल्यूशन। शायद आपने देखा होगा कुछ गाड़ी रास्ते में वो बहुत काला धुआं छोड़ता है। बहुत ही पुराना गाड़ी, वो चल तो रहा है, साउंड भी बहुत ज़्यादा है, डीजल स्पेशली, तो ऊपर वो काला काला धुआं छोड़ रहा है, तो वो पुरानी गाड़ी है, तो उनको स्क्रैप करने के लिए है। अगर फिर भी वो अगर इंजन ठीक भी है फिर भी उसको स्क्रैप करना है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ टू बूस्ट ऑटोमोबाइल सेल्स एंड प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी। अगर एक कार अगर मान लीजिए 30-40 साल अगर चलता है रिपेयर कर करके, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूस्ट नहीं आएगा। अगर एक गाड़ी 15 या फिर 20 साल के बाद अगर स्क्रैप करना है तो मतलब इन अ लाइफ स्पैन अगर जो इंसान एक गाड़ी खरीदता है शायद वो 2 खरीदे, तो क्या होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड ज़्यादा क्रिएट होंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव रोड एंड व्हीकल सेफ्टी, कि हर साल टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता है, राइट। तो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए सेफ्टी मेजर्स गाड़ी में आएंगे। जो 15 साल पुराने गाड़ी में सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, वो 15 साल बाद की नए गाड़ी में वो सेफ्टी मेजर्स आएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, एनकरेज इको फ्रेंडली एंड फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स। तो वही टेक्नोलॉजी वाला बात है कि जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन कार होंगे तो वो क्लीनर फ्यूल को यूज़ कर पाएंगे, इनके जो एमिशन रेट है वो कम होगा। इट विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द ऑटोमोटिव स्क्रैपेज इंडस्ट्री। तो ऑटोमोटिव स्क्रैपेज एक अलग से इंडस्ट्री क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर व्हीकल को स्क्रैप करके उसको डिसमेंटल करके कुछ नया बनाया जाएगा या फिर उसको ही रिवाइव किया जाएगा, जो भी हो, तो एक अलग से इंडस्ट्री बनेगा जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो हम थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं कि पॉलिसी क्या है, स्कोप क्या है। इंडिया के हर एक जगह पर ये अप्लाई होगा और ये हर एक व्हीकल पे अप्लाई होगा, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट और अ कमर्शियल व्हीकल। एज क्राइटेरिया कि 20 साल फॉर प्राइवेट व्हीकल्स, 15 साल फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। अगर जो प्राइवेट व्हीकल है वो 20 साल तक चला पाएंगे, अगर वो कमर्शियल व्हीकल है वो 15 साल तक चला पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि 15 से 20 साल का स्क्रैपिंग।
फिटनेस टेस्ट कि मैंडेटरी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट फॉर व्हीकल्स ओल्डर देन द लिमिट। ऑलराइट कि अगर लिमिट से ओल्ड हो जाए कोई, एक मान लीजिए कि 15 साल से ज़्यादा अगर किसका है पर उसका अगर फिटनेस ठीक है तो उसको अलाउ किया जा सकता है। फाइन। पर कुछ कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली में अगर एक गाड़ी 15 साल पुराना हो गया, फिटनेस ठीक है, फिर भी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। पर जैसे कि मान लीजिए कि असम में एक गाड़ी अगर पुराना 15 साल से ज़्यादा हो जाए, अगर उसका फिटनेस करेक्ट है तो वो अलाउड हो सकता है अंडर दिस पॉलिसी। तो ये स्टेट टू स्टेट, जगह टू जगह ये डिफर करेगा। एनफोर्समेंट, अनफिट व्हीकल्स विल बी डिस रजिस्टर्ड एंड डिस अलाउड फ्रॉम री रजिस्ट्रेशन। ओके, जो अनफिट व्हीकल है, जो पुराना हो गए और फिट उनका कुछ फिटनेस भी नहीं है, तो वो डी रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और उसका री रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। उसके बाद MBI अगर उसको पकड़ता है तो उसको उसके अंदर पेनल एक्शंस ले जाएंगे। ग्रीन इंसेंटिव्स, 4 to 6% स्क्रैप वैल्यू डिस्काउंट ऑन न्यू व्हीकल्स। मगर मतलब अगर आप अपना पुराना व्हीकल उसको एक्सचेंज करते हो तो 4 से 6% आपको स्क्रैप वैल्यू डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नया गाड़ी खरीदते हो तो। रोड टैक्स कंसेशन अप टू 25% फॉर प्राइवेट एंड 15% फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। अगर वो स्क्रैपिंग आपने कर दिया तो रोड टैक्स में भी कंसेशन मिलेगा। जब आप नया गाड़ी खरीदोगे उसमें भी 25% आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन फ़ी वेवर। तो नया गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फ़ी पे करना होता है उसको भी गवर्नमेंट माफ़ कर देगा। नेक्स्ट इज डिसइंसेंटिव्स फॉर ओल्ड व्हीकल्स कि अगर पुराने व्हीकल है उनके री रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा होंगे। नो फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल फॉर अनफिट व्हीकल्स। तो जो अनफिट है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब अगर आपको वैसे कागज़ के साथ अगर पुलिस पकड़े, MBI अगर पकड़े तो यू विल बी पेनलाइज्ड। नेक्स्ट इज SC सब कैटेगराइजेशन। SC यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट। ऑलराइट, तो क्या है न्यूज़? तेलंगाना फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द SC सब कैटेगराइजेशन। कि ऐसे तो पहले SC में सब कैटेगरी नहीं है, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एक जो दिया गया है रिजर्वेशन के लिए, उसको भी अभी सब कैटेगराइज किया गया। ऑलराइट, विच फॉल्स अंडर योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? प्रीलिम्स के लिए आपको आर्टिकल 341 और 342, मेंस के लिए आप एथिको पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को देख सकते हो। सो व्हाट इज दिस? सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट रेफर्स टू डिवाइडिंग द SC कोटा among डिफरेंट SC कम्युनिटीज़ टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट। तो अगर हम SC बोले, SC में तो बहुत सारे कैटेगरीज है, तो उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे हो सकते कि जो एडवांटेज्ड है, मतलब ABCD मान लीजिए कि तो A वाला जो SC है उनको रिजर्वेशन ना हो या फिर कम रिजर्वेशन हो तो भी चलेगा, पर D जो है उनको ज़्यादा ही रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि वो एडवांटेज अभी भी नहीं है, उसको सोसाइटी में एडवांटेज नहीं मिला है, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। ऑलराइट, सो व्हाई इज इट नीडेड फॉर इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आज के डेट में अगर रिजर्वेशन जो है वो इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, शायद जिसको रिजर्वेशन चाहिए उसको नहीं मिल रहा है SC में। और यू मस्ट रिमेंबर, हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कैटेगरी हु इज़ नॉट SC। हम सिर्फ SC के बारे में बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये SC कैटेगरी है 1 2 3 4 5, पर एक नंबर जो है वो एडवांटेज है, उसको रिजर्वेशन होगा या फिर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, पर 5 नंबर को रिजर्वेशन नहीं मिला, पर उसको ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत थी। ऑलराइट, तो ये है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके लिए ये सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है टू एंश्योर सोशल जस्टिस एंड टू कीप एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब है इट इज़ योर रियल एविडेंस टेस्टेड एविडेंस, ठीक है, टेस्टेड एविडेंस तो है एम्पेरिकल एविडेंस। तो व्हाट आर द कैटेगरीज एज पर द प्रोविजंस, एज पर द न्यूज़? लेट्स सी कि देयर आर 1 2 एंड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कि ग्रुप 1 15 सबकास्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो है 1% रिजर्वेशन रखा गया है, मतलब ग्रुप 1 में 15 सबकास्ट को इंक्लूड किया गया है SC में, कि ये SC वाला ग्रुप है। SC वाले ग्रुप में जो 15 जो है उनको ग्रुप 1 में रखा गया है, जिनको 1% रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रुप 2 में 18 सबकास्ट हैं, जिनको आउट ऑफ द टोटल 59 कास्ट उनको मिलेगा 9%। ये चीज़ आप नोट करके रखिए। और ग्रुप 3 जो कि 26 सबकास्ट है उनको मिलेगा रिजर्वेशन अप टू से 5% रिजर्वेशन तक मिलेगा, ठीक है।
और जो ये रिजर्वेशन है ये 15% जो एग्जिस्टिंग एससी के लिए जो टोटल 15% रिजर्वेशन कोटा है उसी के अंदर ये आ जाना चाहिए। तो ये 15% के अंदर 1% इन 15 ग्रुप के लिए अलाउड है, ये 9% 18 सबकास्ट के लिए अलाउड है और 5% इस 26 सबकास्ट के लिए अलाउड है। ऑल राइट, सो ये है आपका न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ योर आरटीआई एक्ट। तो देखिए हमने ऑलरेडी आरटीआई एक्ट के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि आरटीआई एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है। तो उस अमेंडमेंट और डीपीडीपी एक्ट जो है उस डीपीडीपी एक्ट आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करता है। ये वाला न्यूज़ हमने लास्ट सीएनए में जो 14 तारीख वाला जो है वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। उससे पहले भी हमने डीपीडीपी एक्ट और 2 बार डिस्कस किया था, आप उस वहाँ पर डिटेल्स में आप देख सकते हो। ऑल राइट, सो देखिए यहाँ पर जो फिर से एक बार लेट्स जस्ट गिव अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। तो आरटीआई एक्ट या फिर जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 1 है, तो वहाँ पर इट अलाउज विथहोल्डिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको विथहोल्ड किया जा सकता है, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं किया जा सकता अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगा तब। एंड इट लीड्स टू अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए और अगर वो एक अनवारंटेड मतलब अनगारंटीड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी अगर है तो वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिया नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो अमेंडमेंट वाया डीपीडीपी क्या है, तो इट मॉडिफाइज द आरटीआई एक्ट बाय अलाउइंग ब्लैंकेट विथहोल्डिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको एक ब्लैंकेट मतलब टेम्पोररीली उसको विथहोल्ड करके रखा जा रहा है। इट रिमूव सेफगार्ड ऑफ एसेसिंग पब्लिक इंटरेस्ट। इट कुड पोटेंशियली रिड्यूस पब्लिक एक्सेस टू प्रीवियसली अवेलेबल डेटा, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। मतलब अगर इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड करके रखा जाए तो बहुत सारे जगह पर मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी इसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप पब्लिक डेटा यूज़ नहीं कर पाओगे। सो एक्सेसिबिलिटी डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से ये एक्सेसिबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन का वो डिक्लाइन होगा। तो दैट विल क्रिएट एन एम्बिग्यूअस सिचुएशन जो ट्रांसपेरेंसी को हिट करेगा अकॉर्डिंग टू द क्रिटिसाइजेस। सो ये कंसर्न्स क्या है, इट अंडरमाइंस ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द स्पिरिट ऑफ के.एस. पुट्टस्वामी जजमेंट, ऑल राइट, विच अपहेल्ड प्राइवेसी बट डिड नॉट रिकमेंड डाइल्यूटिंग आरटीआई। सो आर.एस. पुट्टस्वामी जजमेंट जो है तो उसमें क्या राइट टू प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट है, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, तो याद रखिएगा के.एस. पुट्टस्वामी जजमेंट इट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। वेग डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लीड टू मिसयूज एंड डिनायल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट। तो अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिस्क्राइब ना किया जाए तो वो आरटीआई रिक्वेस्ट को बार बार डिनाई भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट। सो द लास्ट न्यूज़ इज अबाउट एक्सपीडिशंस एट द्वारका। सो यू नो द्वारका, द्वारका इज व्हाट, द्वारका इज द सबमर्ज्ड सिटी, इट इज़ द सबमर्ज्ड सिटी, एंशिएंट सिटी कि जिसको हम कृष्ण की नगरी के नाम से जानते हैं। द्वारकाधीश जो है भगवान श्री कृष्ण थे, ये माना जाता है कि दैट वाज द कैपिटल ऑफ श्री कृष्णा, ही वाज द किंग ऑफ द्वारका एंड इट हैज़ सबमर्ज्ड अंडर वाटर बाय व्हाट इट इज़, जिसको श्राप कहते हैं, उस श्राप गांधारी के दिया गए श्राप से कृष्ण का जो वो सिटी है वो समंदर के नीचे आ गया। तो वही उस ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे एंटिक्विटीज़ पुराने जो चीज़ें हैं वो उस समंदर के अंदर है। तो एएसआई ने अभी जो एक्सपेडिशन है तो उसमें कुछ साइंटिफिक एनालिसिस, इट सीक्स टू शेड न्यू लाइट ऑन द्वारका। तो एक्सपेडिशन चल ही रहा है पर अभी क्या जो नए चीज़ें मिले गए हैं उसको रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिज्यूम्ड अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। तो ये अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन फिर से शुरू हुआ है ऑन द कोस्ट ऑफ द्वारका गुजरात आफ्टर नियरली 2 डिकेड, मतलब 20 साल बाद फिर से ये एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ है। तो एएसआई क्या है, एएसआई इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल मोनूमेंट। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग, तो ये जो अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग है इसको रिवाइव किया गया 20 साल बाद। ऑलराइट, विच कंडक्ट्स ऑफशोर एक्सकवेशन एंड सर्विस, एग्जाम्पल महाबलीपुरम, लक्षद्वीप, मणिपुर, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह पर ये इन्होंने क्या किया है
एक्सकेवेशन अपना किया है। तो द्वारका एक्सप्लोरेशन जो है वो क्या है, मैंने बोला इट इज़ द एंशियंट सबमर्ज सिटी एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा एंड द साइट इज़ नियर द गोमती क्रीक द्वारका कोस्ट। देखिए ये आपका बनता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, गोमती क्रीक कहाँ है, यह है द्वारका। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसको आप अच्छे से आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इफ़ यू स्टूडेंट्स फील दैट आवर स्टडी मटेरियल्स दैट इज़ आवर स्मार्ट बुक्स 10 for prelims and 7 for mains can help you in your preparation, please don't hesitate to contact us. Book your copy right now. Thank you so much. We will be meeting in the next session. Till then, take care. Bye bye.